अमन माइक बंद करना। Hello and good morning once again. Hello. गुड मॉर्निंग सर। प्रैक्टिकल में से ज्यादा लोग थे यार, अभी कम लोग हैं। अमन तिवारी जी का माइक ऑन है, ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। माइक बंद करना, अमन तिवारी माइक बंद कर, अमन माइक बंद कर। चलो ठीक है। ओके, तो कल हम लोग एक आप लोगों को प्रॉब्लम था ना, राइट? एक फ्रेंड फंक्शन वाला एरर आ रहा था, किसी ने ट्राई किया, देखा फिर उसको? नहीं? हाँ, क्या किया क्या? रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करता। क्लास फ्रेंड्स। ओके, ये प्रोग्राम हमने किया था, राइट? याद है कल इसमें एरर आया था, याद है? यस सर। ठीक है, एरर बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही स्टूपिड सा मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, बाद में मैंने चेक किया था। हम लोग यहाँ पर पहले बी वेरिएबल लिखा है ना हमने, और फिर बाद में ए लिखा है, राइट? तो पहले बी का ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए, फिर ए का ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए, तो हम उल्टा पास कर रहे थे, पहले ए का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, फिर बी का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो ऐसा लिखा हुआ था, पी क्यू आर। ओके, अब जब इसको एग्जीक्यूट करते देखो यही एरर था ना, टेम्पररी यूज फॉर पैरामीटर कैन नॉट कन्वर्ट ए टू बी, यस सर। है ना? तो ये एरर का सिंपल सा मिस्टेक था कि पहले बी पास होना चाहिए था, फिर ए पास होना चाहिए था, तो पहले पी क्यू आर पास होगा, फिर एबीसी पास होगा, बस इतना सा मिस्टेक। ओके, तो आगे आउटपुट, बिफोर एक्सचेंज वैल्यू 112, वैल्यू 221, एंड आफ्टर एक्सचेंज वैल्यू 121 एंड वैल्यू 212। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में शायद यही लिखा था क्या, कि कुछ और लिखा था जिस तरह से हमने मिस्टेक की थी, क्योंकि हमने तो बुक का कोड कॉपी किया था। किधर गया वो फाइल? कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले फ्रेंड फंक्शन वाला एक बार देख लेते हैं कि बुक में क्या मिस्टेक है। ये देखो, ये मिस्टेक है, दिखा? दिखा कि नहीं सबको? यस सर। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहले पी क्यू आर आएगा, फिर एबीसी आएगा। ओके, ये मिस्टेक हमने वहाँ पर फॉलो किया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर, मतलब एरर आ रहा था, आंसर आ ही नहीं रहा था। ओके, तो आप लोग अगर ये बुक पढ़ोगे ना, ध्यान से पढ़ो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों को, थोड़ा आँख खोल के पढ़ो। ओके, ताकि ऐसा गलती ना करो। फाइन, तो हमारा फ्रेंड फंक्शन हो गया, फिर हमने थियरी देखा था। ये पॉइंटर वाला प्रोग्राम था, ये तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, बस खाली पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, खाली एरो यूज करना रहता है इसमें। ये खाली बस थियरी आपको पढ़ना है कि अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करता है। ये भी एग्जीक्यूट करके देखना है क्या? आप लोग बोलो तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, चलो कर लेते हैं, उसमें क्या है, एक जन ने यस बोल दिया काफी है। चलो नोटपैड चालू करते हैं, उसमें पहले कोड लिख लेते हैं, फिर उसको सेव कर देंगे, फिर हम लोग टर्बो सी प्लस उसमें एग्जीक्यूट करेंगे।
हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। स्ट्रीम की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये कोड। कौन आयो डॉट एच। फिर क्लास हम लोग बना रहे हैं एम्प्लॉय। यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का क्लास बन रहा है। ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, सेमीकोलन, क्लास क्लोज हो गया। नेक्स्ट प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर हम लोग वेरिएबल्स बना रहे हैं। कैर नेम, नेम स्टोर करने के लिए हमने कैरेक्टर एरे बनाया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट, ठीक है, इंट पीएच, ताकि फ़ोन नंबर स्टोर कर सके। और एक वेरिएबल बनाया सैलरी, ताकि उसकी सैलरी स्टोर कर सके, एसएल। ओके, क्लियर है? यस सर। पब्लिक, पब्लिक के अंदर हम लोग दो फंक्शन बना रहे हैं। एक है void, void get data। get data से समझ में आ रहा है कि हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, यानी वैल्यूज असाइन करेंगे। और दूसरा फंक्शन है void put data। डिस्प्ले लिखा हुआ है, पुट डेटा भी लिख सकते हो आप, चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग बुक का फॉलो करते हैं ताकि कुछ करेक्शन तो कर सके। देखो फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे हमने गेट डेटा लिखा तो ऐसे पुट डेटा भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, बोलो तो पुट डेटा से करवाता हूँ, चलो पुट डेटा से करवाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर? तो क्लास का डिक्लेरेशन हो गया। ओके, अब डेफिनेशन हम लोग क्लास के बाहर लिखेंगे। तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है। फंक्शन का रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, एसआरओ ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर हमारा कोड आ जाएगा, सी आउट, एंटर नेम, एंटर नेम, एम्प्लॉय नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पर देखो हमने गेटस यूज नहीं किया, नोटिस कर रहे हो, डायरेक्टली सीएन यूज किया, नोटिस किया? सेमीकोलन देखो इन्होंने डालना भूल गया कोड में, दिख रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा ना, है ना, यस सर। है ना, वो लोग भूल गए, तुम लोग मत भूलना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने सीन यूज किया, गेटस यूज नहीं किया। तो एक ट्राई करते हैं कि सीन के साथ कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर वर्क नहीं किया तो हम लोग हैश इंक्लूड कौन सा फाइल करेंगे गेटस के लिए? हाँ, कौन सा फाइल इंक्लूड करेंगे गेटस के लिए? वैसे गेटस क्या करता है पहले ये याद है क्या किसी को? सर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग मतलब क्या करता है, गेटस का काम क्या है? कम ऑन। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो क्या? कोई तो बता दो, कोई तो होगा। तो हमने डेफिनेशन लिख लिया गेट डेटा का, आप डेफिनेशन लिखेंगे पुट डेटा का। ठीक है, तो void अगेन एम्प्लॉय एसआरओ पुट डेटा, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, अंदर कोड आएगा, सी आउट, नेम, सी आउट नेम। यहाँ पर भी हमने सी आउट यूज किया है, पुटेस ने यूज किया है। तो पुटेस का क्या यूज है, गेटस का क्या यूज है? एसएल, फिर आ जाएगा अपना फोन नंबर, फोन, पीएच। कम ऑन, कोई भी आंसर नहीं कर रहा, ऐसा कैसे काम चलेगा बताओ? ऐसे कैसे काम चलेगा? सीरियस लिया आप लोगों ने?
आप लोगों को आंसर भी नहीं आ रहा। क्या काम है गेटेस बुटेस का? अभी तक तो ऑनलाइन गूगल सर्च करके बता दिए होते यार तुम। एरो ऐसे लिखते हैं माइनस और ग्रेटर देन साइन, तो एरो आ जाता है। गेट डेटा ETR पुट डेटा, ये हो गया पॉइंटर के थ्रू कॉलिंग। और अगर नॉर्मल कॉल करना है तो हम लोग ई डॉट गेट डेटा यूज कर सकते हैं और ई डॉट पुट डेटा यूज कर सकते हैं। तो दोनों का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बुक में नहीं है मगर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से। और एक जो इन्होंने तरीका बताया था विदाउट एरो, वो ऐसा था ना कुछ स्टार PTR डॉट, तो ये भी एग्जांपल देख लेते हैं, तीनों एग्जांपल देख लेते हैं। तो पैरेंथेसिस में स्टार PTR फिर डॉट गेट डेटा और यहाँ पर सेम पुट डेटा। ओके, कोड तो लिख लिया, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, मगर आंसर नहीं मिला मेरे को अभी तक। अरे मेरी आवाज आ रही है? कोई सुन पा रहा है मुझे? गेटेस और पुटेस स्ट्रिंग में यूज होता है ना? हाँ, मगर क्या यूज है उसका, किस लिए यूज करते हैं उसको, और कौन से हेडर फाइल का पार्ट है वो गेटेस पुटेस? stdio.h। परफेक्ट, ये तुमने सही बताया। और उसका काम क्या है? गेटेस का क्या काम है, पुटेस का क्या काम है? PTR क्लास, PTR ऑब्जेक्ट डॉट CPP। स्ट्रिंग में यूज होता है, सही बोल रहे हो, मगर उसका एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रिंग में किस चीज के लिए यूज होता है वो? किसी ने कुछ तो आंसर लिखा, लिखा किसी ने लिखा है? स्ट्रिंग में इनपुट करने के लिए गेटेस। नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिखा है। एवरीवन के लिए लिखो भाई, अगर कुछ लिख रहे हो तो। हाँ, किसी ने कुछ आंसर बोला, बोलो। अरे यार, तुम लोग इधर डरते क्यों आंसर करने से? रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा, कोई गोली नहीं मारेगा आप, कुछ तो बोलो। स्ट्रिंग में इनपुट करने के लिए गेटेस। परफेक्ट, गेटेस स्ट्रिंग इंपुट करने के लिए, और पुटेस अपोजिट है उसका, कॉमन सेंस डिस्प्ले। इतने से के लिए पता नहीं कितना सोच रहे थे आप। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट वाला हमारा पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, ये भी थोड़ा ठीक कर देते हैं। बाकी तो सब ठीक है, गेट डेटा हो गया, पुट डेटा हो गया, और यहाँ पर वॉइड मेन के अंदर हमने 3 तरीके से फंक्शन, ठीक है। किसी का प्लीज ऑफ कर दो। धीरज मौर्य जी, धीरज मौर्य जी, ओके, थैंक यू धीरज। ओके, तो यहाँ पर नोटिस करो, हमने 3 तरीके से फंक्शन को कॉल किया है। एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, दिख रहा है ये दोनों लाइन? हाँ, यस सर। ठीक है। और एक तरीका हो गया नॉर्मल, जैसा अभी तक हमने पढ़ा था, डॉट ऑपरेटर यूज करके, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर यूज करके। और तीसरा तरीका है हमने पॉइंटर का वेरिएबल और डॉट ऑपरेटर यूज करके, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ये हमारा नॉर्मल ई है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एम्परसेंड से हम लोग एड्रेस फेच करते हैं, एड्रेस फेच करके हमने 3 तरीके से ये तीनों को, दोनों फंक्शन को कॉल किया है, समझे? तो 3 बार ये प्रोग्राम, मतलब 3 बार एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, अच्छी तरीके से होना भी चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। ऑल्ट F9, ओहो क्या बात है, कोई एरर नहीं है, वेरी गुड। कंट्रोल F9, एंटर एम्प्लॉय नेम आशीष पांडे, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गई? ये क्या हो गया?
क्यों हो गया? आपको क्या लगता है इसके ये ऐसा होने का क्या रीजन हो सकता है? बताओ, कोई बता सकता है क्या रीजन हो सकता है? चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप देखो बराबर काम कर रहा है ये, ठीक है, सैलरी, ठीक है, पता नहीं था तो स्टोरी, ओके, इंटीजर है ना, चलो ठीक। फिर एम्प्लॉय फोन 3 4 5 6 7 8 9, ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आउटपुट सही नहीं आ रहा, सैलरी गलत आ रही है और नंबर भी गलत स्टोर हो रहा है, तो कैसे करेंगे? अभी नंबर को मुझे स्टोर करने का कैसे करूँ, सैलरी को भी स्टोर करने का कैसे करूँ, और अगर पूरा नाम डालने का तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करूँ? हाँ बोलो, बताओ। चलो ये प्रोग्राम तो चलो लिख लिया, मगर इसमें टेक्निकल इश्यू है ना, बग्स है प्रोग्राम में, इसको क्या कहते हैं? बग। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं है, वैल्यू सही स्टोर नहीं हो रही, वैल्यू सही डिस्प्ले नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं बग। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बग को कैसे निकालते हैं प्रोग्राम में, समझ गए? ठीक है, ये कोई सिखाता नहीं है, ना ही आप लोगों का कोई टॉपिक है ये, मगर ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आगे चल के अगर आप लोग प्रोग्रामर बनते हो, ठीक है, किसी अच्छे कंपनी में जॉब करते हो, और आप लोगों के सामने कोई सिचुएशन है, आप लोग कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो या प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो, तो आप लोगों का काम यही होता है ना बेसिक, कि आप लोग जितना हो सके प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को इतना एफिशिएंट बनाओ कि परफेक्ट वैल्यू स्टोर हो, परफेक्ट वैल्यू आउटपुट मिले, परफेक्ट कैलकुलेशन हो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इनकम्प्लीट होगा तो क्या फायदा प्रोग्राम का? समझ गए? समझा? यस सर। तो अभी सब लोग मिल Yes, करके sir. चलो मुझे हेल्प करो कि इसका बग कैसे निकालूं। पहला बग ये था कि कंप्लीट नेम स्टोर नहीं हो रहा, खाली फर्स्ट नेम ही स्टोर हो रहा है, तो वो कैसे सॉल्व करूं? ठीक है, मुझे 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 मेरा पूरा नाम स्टोर करने का है, मगर जैसे ही मैं पूरा नाम डालता हूँ तो प्रोग्राम रन ही नहीं होता, नीचे का पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं होता, कुछ भलता ही आउटपुट आ जाता है ना? पूरा नाम डालता तो सैलरी पूछता ही नहीं ना वो, Yes, है कि sir. नहीं? हाँ, तो फिर कैसे सॉल्व करो इसको? चलो बोलो, आज देखेंगे कि कितना आप लोगों ने ध्यान दिया लेक्चर में। चलो हिंट देता हूँ, सब वेरिएबल्स और फंक्शन का खेल है, ठीक है, वेरिएबल अलग तरीके से बनाना होगा जहां पर जरूरत पड़ेगी, और फंक्शंस कुछ यूज करने होंगे इनबिल्ड, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। चलो Hello, sir. हम लोग कुछ वेरिएबल्स अगर चेंजेस करना होगा तो वेरिएबल्स में चेंजेस करेंगे, ठीक है, और अगर फंक्शंस कुछ नया इंक्लूड करना होगा, इनबिल्ड फंक्शंस, तो उसको इंक्लूड करके ये सारा एरर सॉल्व कर सकते हैं। एरर नहीं बोल सकते, बग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, BUG, बग। ठीक है, चलो बताओ कैसे करेंगे। पहला बग है हमारा, कंप्लीट नेम स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे? सर वी कैन मेक न्यू वेरिएबल फॉर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके शुभ परमार, आइडिया अच्छा है, मगर उससे आप लोगों का वेरिएबल बढ़ जाएगा, फिर फर्स्ट नेम अलग से स्टोर करना पड़ेगा, लास्ट नेम अलग से स्टोर करना पड़ेगा, प्लस एक और प्रॉब्लम है उसमें कि समझो अगर मुझे मिडल नेम भी स्टोर करना है तो तुम्हारे सोल्यूशन के हिसाब से बस मुझे ऐसे इंक्रीज करेंगे. एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना? शुभ समझ रहे हो? फ्यूचर का सोचो, ठीक है, प्रोजेक्ट आप लोगों का कोड ऐसा होना चाहिए ना कि वो एफिशिएंट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए आपका, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, सब कुछ के लिए, ठीक है। हाँ किसी ने कुछ तो आंसर बोला था, मैं इंटरप्ट कर दिया, सॉरी, बोलो। हेलो सर. हाँ बोलो। सर 20 की जगह 50 लिखिए लिखिए तो. नहीं 20 के जगह पर 50 का प्रॉब्लम नहीं था, अगर आप मेरे नाम का कैरेक्टर्स काउंट करो तो आशीष में 6 है, पांडे में भी 6 है, दोनों मिला करके 12 होता है, एक स्पेस डाला तो 13 होता है, तो स्पेस तो हमने इनफ दिया है, एरे की कैपेसिटी तो इनफ है ना। यस सर. हाँ तो एरे की कैपेसिटी में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया तो उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटी सही है, कैपेसिटी में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आपको बढ़ाना है, समझो अगर मिडल नेम स्टोर करना तो आपको 30 करना पड़ेगा, तो आपका सोल्यूशन सही है, ठीक है, समझे? क्योंकि अगर ओके समझे सर. मुझे मुझे पूरा नाम लिखना है, आशीष विजय पांडे, तो उस केस में मेरा टोटल कैरेक्टर्स हो जाएंगे 6 6 12 प्लस 5 17, है ना, 17 प्लस 2 स्पेस 19, तो भी मेरा 20 में काम हो रहा था, मगर किसी का अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो उस केस में
20 में एडजस्ट नहीं होगा नाम, राइट? तो 30 इनफ है, चलो 30 ले लिया हमने नाम के लिए, इतना परफेक्ट है। ओके, तो अभी मिडल नेम भी स्टोर हो सकता है, मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है, स्टोर ही नहीं हो रहा है ना। जैसे ही हम फर्स्ट नेम मिडल नेम या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है आगे वाला पार्ट। तो कैसे सॉल्व होगा ये? चलो एरे का साइज भी इंक्रीज कर लिया, हम फिर से सेव कर देते हैं, पर एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद एरे के साइज की वजह से प्रॉब्लम होता हो। ठीक है, अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ, आशीष पांडे। देखो वो सैलरी पूछ ही नहीं रहा, वो पूरा कोड ही स्किप कर दे रहा है। कुछ कुछ भलता ही आउटपुट दे रहा है और पूरा कोड ही स्किप कर दे रहा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है कि नहीं? यस सर। कैसे करेंगे स्टोर? कंप्लीट नेम कैसे स्टोर करेंगे? मगर सिंगल नेम डाला तो एग्जीक्यूट कर रहा था वो, है ना? तब सैलरी पूछ रहा था वो, जब जब सिंगल नेम डाला था। तो बोलो कंप्लीट नेम कैसे स्टोर होगा? सोच रहे हो कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और हिंट चाहिए क्या आप लोगों को? और हिंट दो क्या? Yes, और हिंट चाहिए? बोलो। yes sir. ठीक है, सर चाहिए मतलब? चाहिए मतलब चाहिए। नॉर्थ इंडियन का लैंग्वेज हो। अ, ठीक है, तो ओके, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था ये चीज कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम लोग दो इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग को डील करने के लिए, स्टोर नहीं, डील करने के लिए दो इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास, एक गेटस पुटस, राइट? अभी डिस्कस किया था ना हमने 2 मिनट पहले, Yes sir. याद है? तो गेटस पुटस का यूज कर सकता हूँ ना मैं स्टोर करने के लिए नेम को, और डिस्प्ले करने के लिए भी। गेटस को यूज कर सकता हूँ स्टोर करने के लिए, पुटस को यूज कर सकता हूँ डिस्प्ले करने के लिए। तो बताओ कैसे यूज करूँ और कहाँ पे यूज करूँ और क्या क्या चीजें इंक्लूड करूँ? बोलो। stdio पहले dot h हेडर फाइल इंक्लूड कर, ठीक है, कौन सा हेडर फाइल? हैश इंक्लूड stdio डालो, stdio stdio.h। ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड हो गया, चलो वेरी गुड। फिर कोड में कहाँ पे चेंजेस होगा? कोड में कहाँ पे चेंजेस होगा? सी आउट की जगह पे फुटेज, सी आउट की जगह पे पुटेस, मगर कौन सा सी आउट, नेम सैलरी या पीएच वाला? name नेम वाला। तो ये शायद ऐसा आएगा, राइट? ऐसा आएगा कि आउटपुट ऑपरेटर के साथ आएगा? ऐसा आएगा कि यहाँ पर आउटपुट ऑपरेटर के साथ ऐसा लिखेंगे हम लोग, सी आउट पुटेस नेम। कैसा लिखेंगे? ये सही है कि जो नीचे लिखा है वो सही है? हम्म? दोनों से ट्राई करके देखना है। अरे बोलो, क्या लगता है आपको, ये वाला प्रोसेस सही है या ये वाला कोड सही है?
अरे आप लोग कुछ बोलोगे कि ऐसे ही बैठे रहोगे यार, कैसे? ये तो स्टुपिडिटी है सच में, सीरियसली इरिटेशन होता है फिर। 40 के प्लस लोग हैं मगर कोई नहीं बोल रहा, ये बहुत ही गलत बात है। सर सेकेंड वाला है। अरे कम से कम मैं आप लोगों को इतने सारे ऑप्शंस तो दे रहा हूँ ना, दोनों ट्राई करना है उसके लिए हाँ बोलो, सेकंड वाला सही है उसके लिए हाँ बोलो, मैं आपको सारे ऑप्शंस तो दे रहा हूँ, किसी चीज के लिए हाँ ना तो बोलो, इतना तो कर सकते हो कि इतना भी नहीं हो सकता आप लोगों से। सेकेंड वाला। ठीक है ये निकाल लेते हैं। ठीक है सेकंड वाले से ट्राई करते हैं। ओके इसको सेव करते हैं। तो हमारा डिस्प्ले वाला तो सॉर्ट आउट हो गया। व्हाट अबाउट रीडिंग? रीडिंग में ही प्रॉब्लम था ना मेन, तो रीड ही नहीं हो रहा था बराबर से। गेट एस यूज करेंगे। ओके तो सीन नहीं आएगा, गेट एस आएगा और नेम आएगा। देखो जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना तब तक आप लोगों को कुछ आएगा नहीं, ये फैक्ट है। ठीक है मैं खाली सीएस की बात नहीं कर रहा, पूरे लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जब तक अपने आप को आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, चीजों को समझ के उसका जवाब नहीं दे पाओगे ना बराबर से, तब तक आप लोगों को लाइफ में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है ये बात हमेशा याद रखो, वरना फिर ऐसे ही होगा कि हर जगह पर आपको पेरेंट को लेके जाना पड़ेगा, चाहे एडमिशन हो या जॉब हो, या किसी न किसी का सहारा चाहिए होगा आप लोगों को। या तो फ्रेंड आपकी हेल्प करेगा या तो पेरेंट्स हेल्प करेंगे। इसीलिए एक्सप्रेस करना सीखो, बोलना सीखो, समझना सीखो, समझने के लिए सुनना सीखो। ठीक है सुनना बहुत जरूरी है, सुनते नहीं हो तुम लोग। ठीक है ऑल्ट F9, कोई एरर तो नहीं है। कंट्रोल F9, अब पूरा नाम स्टोर करके देखता हूँ, आशीष विजय पांडे। हो गया स्टोर, देखा वो बग चला गया है कि नहीं? Yes, है ना, एक बग Yes, चला गया। अब दूसरा बग क्या रह गया है हमारा? सैलरी वाला। समझो मैंने सैलरी इतना डाला, ठीक है, फिर फोन नंबर मैंने अपना डाला, ठीक है, ये 10 डिजिट का मैंने नंबर डाल दिया। अब देखो आउटपुट गलत आ रहा है ना, नेम तो सही आ रहा है, ठीक है, मगर सैलरी और फोन नंबर गलत आ रहा है, राइट? तो अभी ये बग कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? नेम वाला तो सॉर्ट आउट हो गया, अभी फोन नंबर और सैलरी वाला रह गया, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? डबल इंट ले सकते हैं, डबल मगर फ्लोट हो जाता है ना, तो डबल यूज नहीं करना, क्योंकि डबल वाला फ्लोट के लिए यूज होता है। ठीक है सो वी डोंट हैव टू यूज डबल। डबल के जगह पर मुझे इंट ही स्टोर करने का, तो मैं क्या दूं? मगर ज्यादा रेंज वाला, परफेक्ट, लॉन्ग, वेरी गुड, लॉन्ग टाइप का होगा वेरिएबल। ठीक है तो अभी इसमें इसके अंदर हम लोग बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। किसी को लॉन्ग का रेंज याद है क्या? रेंज याद है क्या किसी को लॉन्ग का? मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, रेंज पता है किसी को, याद है? अच्छा साइज कितना है लॉन्ग का? इन बाइट साइज क्या है लॉन्ग का? हम्म 4 बाइट्स, वेरी गुड। चलो इतना आंसर परफेक्ट है, अच्छा वो बोला आपने, थैंक यू। अब नेक्स्ट, रेंज किसी को याद है? माइनस आएगा, कृष्णा विश्वकर्मा, रेंज तो कृष्णा विश्वकर्मा मैंने सही बताया, नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो -2147483648 टू ओके सर। 2147483647। ठीक है ये रेंज है, रात को सोने से पहले बोला करो तो याद हो जाएगा ठीक है ओके फाइन सेव। वैसे कोई पूछेगा नहीं मगर बहुत अच्छा लगता है ना अगर तुम किसी को बताओगे तो। ऐसे कोई भी आपका फ्रेंड है किसी और कॉलेज में पढ़ता है और ऐसे ही तुम अचानक से उसको बोलोगे तूने सीएस लिया है, रेंज बता लॉन्ग का क्या है, तो सोचेगा लॉन्ग का रेंज क्या है, और तुम फटाफट बता दोगे -2147483648 ओह माय गॉड, देखते ही रहेगा 2 मिनट के लिए तुमको। सर ये स्पीड से बोलेगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स, मगर ये स्पीड से बोलने में तो मजा है ना, बाद में धीरे से बोल देना ना तुम, मगर पहले तो स्पीड से बोलने का। ओके फिर उसको धीरे से बोलने का, देख 21474836, ऐसा एक एक करके बोल लेगा, तब वो और ज्यादा शॉक में हो जाएगा कि इतना सारे नंबर कैसे याद है मजा आता है। ठीक है
ओके फाइन। तो हमने रेंज बढ़ा दिया, सिंपल। बाकी कोड में कोई चेंज होगा? सी आउट सी इन, इसमें कोई चेंज होने वाला है? हाँ हाँ, ठीक है। इसमें कोई चेंज होने वाला है क्या? सर। नहीं ना, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। ऑल्ट F9, एरर नहीं है लकीली। कंट्रोल F9। मेरा फोन गिर गया, डिस्प्ले ठीक होगा तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चलो ओके। नेम आशीष पांडे, सैलरी 1 1 2 3 4 5 6 7, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी कुछ गड़बड़ हो गई है, अभी भी रेंज कम पड़ रहा है। सैलरी वाला तो सेट हो गया, मगर फोन नंबर का रेंज कम पड़ रहा है। तो फोन नंबर के लिए क्या करेंगे भाई, क्या लेंगे? अब आप लोगों को लॉन्ग डबल लेना पड़ेगा मुझे लगता है ना? है कि नहीं? ट्राई करते हैं। यस सर। है ना? तो फोन नंबर के लिए लेना पड़ेगा लॉन्ग डबल। ठीक है, DO। और हम सैलरी को लॉन्ग में कर देते हैं ताकि अननेसेसरी हमारा मेमोरी स्पेस यूज ना हो। ओके, समझा हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने एक लॉन्ग डबल वेरिएबल क्रिएट कर दिया ताकि फोन नंबर स्टोर कर सके। लॉन्ग डबल का रेंज क्या है? रेंज छोड़ो, साइज बता दो। चलो साइज क्या है लॉन्ग डबल का? हाँ, किसको याद है? लॉन्ग डबल का साइज है 10 बाइट्स, डबल का साइज है 8 बाइट्स, और फ्लोट का बाइट है, फ्लोट का साइज है 4 बाइट्स। ये फ्लोट कैटेगरी में बिलोंग करता है। लॉन्ग डबल बिलोंग्स टू फ्लोट डेटा टाइप, जिसके अंदर हम लोग डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें 3 होते हैं। एक होता है फ्लोट जिसका साइज होता है 4 बाइट्स, एक होता है डबल जिसका साइज होता है 8 बाइट्स, और थर्ड होता है लॉन्ग डबल जिसका साइज होता है 10 बाइट्स। समझे? यस ओके, सर। चलो तो हम लोग करते हैं सेव, कंट्रोल F9, आशीष पांडे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या गड़बड़ हो गई है? स्टोर तो हुआ है मगर ये फ्लोट होने की वजह से आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। ह्यूमन रीडेबल आउटपुट नहीं है ये। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल नहीं चाहिए था आपने को, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मगर कन्वर्ट किस में करेंगे? एक काम करते हैं, डबल लेके देखते हैं, शायद लॉन्ग डबल की वजह से ऐसा होता होगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। वरना फिर थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा अपने को कि एक्सपोनेंशियल को नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल में कैसे बनाए C++ में। नहीं, तो अपने को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो आप लोगों का ये असाइनमेंट है कि फ्लोट डेटा टाइप को ह्यूमन रीडेबल में कैसे बनाते हैं। बाकी कुछ बग तो नहीं रहा अभी, ठीक है? स्टोर तो हो रहा है वो, बस खाली ह्यूमन रीडेबल में नहीं आ रहा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है। ओके, क्लियर है? यस सर। लॉन्ग इंट करके एग्जिस्ट नहीं करता, लॉन्ग लॉन्ग इंट करके एग्जिस्ट नहीं करता है डेटा टाइप। तो अभी काम करते हैं, सिंपल वैल्यूज डाल करके चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 28072152 ये डाल देते हैं अपना लैंडलाइन नंबर, वो तो स्टोर हो जाएगा। उसमें भी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एम्प्लॉय नेम, सेकंड एम्प्लॉय जय पटेल, अब पता नहीं कौन है, जो भी हो पटेल। सैलरी उसकी समझो 6 1 2 3 4 5 6 7। फोन नंबर रेंडमली कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड एम्प्लॉय। देखो आउटपुट भी आता जा रहा है अगर आप नोटिस करो तो, है ना?
नेम, सैलरी और फोन देखो डिस्प्ले हो रहा है, जैसे रीड हो रहा है वैसे डिस्प्ले भी हो रहा है। आप लोग चाहो तो डिस्प्ले बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग, हाँ ये किसी ने आइडिया अच्छा दिया, ओ माय गॉड, ये तो भूल ही गया था मैं। चलो, वर्षा सिंह, ठीक है। ओके, तो आप नोटिस करो तो हमने रीड किया और तुरंत ही डिस्प्ले किया। आप लोग चाहो तो डिस्प्ले बाद में भी लिख सकते हो। तो जब पुट डेटा वाला है ना पार्ट, ये जो 3 लाइन है ना, पुट, ये वाला पुट डेटा, ये वाला पुट डेटा और ये वाला पुट डेटा, ठीक है। ये तीनों को आप लोग एंड में भी लिख सकते हो, तो तीनों वैल्यू साथ में एक साथ दिखाई देगी, समझ गए। हाँ, किसी ने मुझे आइडिया दिया था लॉन्ग डेटा, लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं, सॉरी अनसाइंड, अनसाइंड लॉन्ग यूज कर सकते हैं। अनसाइंड लॉन्ग, SIGNED, हाँ यार ये तो भूल ही गए थे ना हम लोग। वेरी गुड, अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है। किसमें प्रॉब्लम हो रही थी? अच्छा, फोन नंबर में प्रॉब्लम हो रही थी ना, फोन नंबर में सर use फोन करना। नंबर की जगह हाँ पे ना। हाँ हाँ हाँ, अनसाइंड लॉन्ग, हाँ क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं आएगा तो रेंज थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। रुक जाए, एक बार ट्राई करते हैं, सेव। हाँ, अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नहीं बैठ रहा वो। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को इसका सोल्यूशन ये बग को सॉल्व करना है, ओके फाइन। 1 मिनट के लिए जब आप लोग कोड देखो ये बराबर से, सब कुछ बराबर है कि नहीं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके।
ओके, सबको क्लियर है? ये तो पुराना कोड था, इधर क्या नया वाला कोड? ओके, ये क्लियर है ना प्रोग्राम सबको, क्या किया हमने इसमें? Yes. ओके तो ये हमारा एग्जांपल था कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कैसे हम लोग डेटा को मतलब फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, गेट डेटा पुट डेटा किस तरीके से कॉल हो सकता है। ओके फाइन, तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर किधर गया, इसको पहले बड़ा करते हैं। हाँ ओके ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट आपका थ्योरी है, हम देख लेंगे इसको बाद में कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट का कोई एग्जांपल रहेगा तो बाद में सॉल्व करेंगे उसको, समझ लेंगे। बाकी हम लोग खाली बस ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है और किस तरीके से काम करता है। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। अभी व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, तो कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं। ओके प्लीज कोई रीड करो, एनीवन? So may I? हाँ प्लीज, थैंक यू। Constructor is a special member function of a class. Its task is to initialize the object of its class. ओके It कंटिन्यू। is it is special because its name is same as that of class to which it belongs. परफेक्ट, The ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पर ये वाले पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो। इट इज स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज सेम, ठीक है, उसका नाम सेम होता है। और क्या होता है, जो भी क्लास का नाम है ना सेम, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय नाम का क्लास है तो ये फंक्शन का भी नाम आप लोगों का एम्प्लॉय ही रहेगा। अगर स्टूडेंट नाम का क्लास है तो स्टूडेंट ही रहेगा, ठीक है, सेम नेम होता है। ओके आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट 3। The constructor is invoked whenever an object of its associated class is created. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, सॉरी, आई विल एक्सप्लेन यू दिस स्टेटमेंट कि ये कब कॉल होता है। इन्वोक का मतलब होता है कॉल, राइट? तो कॉल कब होता है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, समझ गए? नेक्स्ट, यानी हमें डॉट ऑपरेटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नॉर्मल फंक्शन के केस में डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है ना कॉल करने के लिए, ऑब्जेक्ट फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर फंक्शन नेम यूज करते हैं, राइट, है ना? वैसे इसके केस में आप लोगों को डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। समझ रहा है? हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे तब और अच्छे से समझेगा, मगर समझ रहा है कैसे कैसे कॉल होगा, ये कौन सी Yes, sir. सिचुएशन में कॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट It is called constructor because it constructs the values of data members of the class. ऑफ द क्लास, परफेक्ट। तो क्लास के अंदर देखो दो पार्ट होता है, राइट? प्राइवेट के अंदर हम लोग डेटा रखते हैं, पब्लिक के अंदर हम लोग फंक्शंस रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो इसके हेल्प के थ्रू हम लोग जितना भी मेंबर वैल्यूज है, डेटा मेंबर्स है, ठीक है, उसका इनिशियल वैल्यू सेट करके रख सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी वैल्यू सेट करना है तो उस वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा उसके पहले हम लोग परफेक्टली उसका वैल्यू असाइन कर पाएंगे, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज आज हम लोगों ने मॉर्निंग में ये प्रैक्टिकल करते वक्त सम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है, ट्रैवर्सिंग एन एरे में, तो एक इनिशियल वैल्यू सेट किया था ना सम के लिए, सम इक्वल टू 0। क्यों सेट किया था इनिशियल वैल्यू, कौन बता सकता है, क्या रीजन है? हाँ, हमने सम इक्वल टू 0 क्यों सेट किया? अगर नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होता, बोलो?
या फिर कोई भी प्रोग्राम में जब भी देखो हम लोग सम वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो एक इनिशियल वैल्यू सेट कर देते हैं। क्या रीजन है कि इनिशियल वैल्यू क्यों सेट करते हैं? नॉर्मली आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, जब भी सम कैलकुलेट करना होता है हम लोग सम इक्वल टू 0 लिखते हैं, खाली सम नहीं लिखते। क्यों? इसका रीजन बताया था, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं? किसी को भी याद है या कुछ भी रीजन याद है? जो भी याद है आप लोग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप लोगों को क्या लगता होगा क्यों करते हो, वो भी बता सकते हो आप। कि जब उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर रहता है। गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो जाए, ठीक है। जैसे कोई भी वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट होता है, राइट? उस मेमोरी मतलब लोकेशन में, गार्बेज वैल्यू स्टोर रहते है इसलिए 0 लिखते हैं। हाँ, गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है, इसीलिए गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम लोग, इसीलिए हम लोग उसके अंदर 0 लिखते हैं। समझ गए? ताकि गार्बेज वैल्यू रिप्लेस हो जाए 0 से, फिर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सम वाला तो परफेक्ट हमें आउटपुट मिलेगा। समझे? जब सम इक्वल टू सम प्लस समथिंग हम लोग लिखेंगे कोई भी वेरिएबल, तो परफेक्ट आउटपुट मिलने के लिए हम लोग को गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए 0 लिखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं प्राइवेट में, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जब वेरिएबल्स क्रिएट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एब्सर्ड वैल्यू रहेगा, अननेसेसरी वैल्यू रहेगा, जैसे सम के केस में हो सकता है, राइट? तो वो एब्सर्ड वैल्यू को, अननेसेसरी वैल्यू को, गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम लोग ये क्रिएट करते हैं, ताकि ताकि हम लोग उसके कुछ इनिशियल वैल्यू सेट कर सके, जैसे ही वेरिएबल क्रिएट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, हम एग्जांपल रन करके देखेंगे, टेंशन मत। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तरीके से एग्जांपल रन करके बताऊंगा, गार्बेज वैल्यू भी डिस्प्ले करके बताऊंगा और कंस्ट्रक्टर यूज करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से गार्बेज वैल्यू ओवरराइट हो रहा है। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट हो रहा है। तो बेसिक काम इतना ही है इसका, इससे ज्यादा इसका काम नहीं है। समझ गए? बेसिक काम याद रखो इसका यही है कि जो भी हमने वेरिएबल्स प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किए हैं उसका इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर हेल्प करता है, बस। इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है कंस्ट्रक्टर। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओके, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट रीड करो। कंस्ट्रक्टर, A constructor can never return any value. Hence, it is returned with no return type. Even void is not returned. समझ गए? क्यों वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न होता? कौन बता सकता है रीजन क्या है? कंस्ट्रक्टर में वैल्यू रिटर्न क्यों नहीं होता? क्या रीजन हो सकता है, बोलो? क्योंकि हम लोग कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करते कंस्ट्रक्टर के अंदर। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 बताता है कि हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते ही, जो भी वेरिएबल्स है उसका इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, बस। ठीक है, तो जब इनिशियल वैल्यू खाली सेट करना है, जब कुछ कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है, तो वैल्यू कैसे रिटर्न होगी? समझे? वैल्यू कब रिटर्न होता है? जब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते, कंस्ट्रक्टर में खाली बस जो भी डेटा मेंबर्स है प्राइवेट के अंदर, हमने जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है उसका इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए यूज करते हैं। समझा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ठीक है, बहुत ही इजी है, टेंशन मत लो। हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उस एग्जांपल में हम लोग नॉर्मल फंक्शन से कैसे इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे सेट करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको और एक्सपांड करेंगे। इन्होंने शॉर्ट में एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसको अलग अलग तरीके से एक्सपांड करके समझेंगे। ठीक है, 7th पॉइंट रीड करो। Whenever a class contains a constructor like one above, it will be initialized automatically whenever an object of that class is created. That is, ठीक है, the दैट इज द declaration. डिक्लेरेशन इंटीजर इंट 1। तो इंटीजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब क्लास बनाया है, और int 1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही हम ये int 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो उसका डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा तो m और n का इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगा। समझे? 0 0। समझा? तो इसके लिए डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, यानी हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे int 1 डॉट इंटीजर, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है।
समझा? नॉर्मल अगर फंक्शन होता तो डॉट लिखना पड़ता ना, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? Yes. ठीक है, ओके। This not only creates the object int1 of type integer, but also initializes its data member m and n to 0. तो डेटा मेंबर को भी इनिशियलाइज कर देता है और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर लोग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं अगर चाहे। ठीक है, जैसे आपने 0 सेट करने के लिए यूज किया है, इसको पैरामीटर पास नहीं किया है, अगर हमने पैरामीटर पास किया तो वैल्यू सेट कर सकते हैं, सिंपल है ना, वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो हम लोग एक साथ सारे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, पहले थियरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पैरामीटराइज्ड, डिफॉल्ट और नॉर्मल सारे एग्जांपल एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी Yes. कोई और रीड करो, जाला कोई और रीड करो। अरे कोई भी शुरू कर सकता है यार, माइक ऑन करके। कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करो प्लीज, सिंटेक्स भी। हेलो सर, मैं हाँ करो रीड। मेरा पर्स उधर ही है। दे डू नॉट। हमारा आवाज, हेलो सॉरी मगर तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कोई और जरा रीड करेगा प्लीज। थैंक यू, तुमने ट्राई किया, मगर क्लियर आ नहीं रहा तो कुछ सुनाई देगा नहीं तो क्या फायदा होगा। Where हाँ प्लीज प्लीज। the constructor name is always same as the class name. क्लास Second, नेम परफेक्ट। they do not have return types, not even void, and therefore they cannot रिटर्न वैल्यू return values. परफेक्ट। The third, they cannot be static or वर्चुअल, virtual. अभी ये क्या Virtual. है, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस स्टैटिक और वर्चुअल नहीं हो सकता, इतना याद है। ठीक है, नेक्स्ट। They should be declared in public section. If they cannot be inherited through a डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, जो फोर्थ पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट और पब्लिक दो पार्ट है ना, है कि नहीं? तो इसको पब्लिक sir. सेक्शन में ही डिक्लेयर करता है। सर क्या रीजन हो सकता है कि पब्लिक सेक्शन में क्यों करते हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं करते? क्या लगता है आप लोगों को? अगर प्राइवेट में इसको डिक्लेयर किया तो क्या होगा, जरा सोचो।
ओके, हम लोग कहाँ पर थे, क्या हम लोग सोच रहे थे कि हाँ प्राइवेट सेक्शन में क्या तो क्या होगा, किसी को रीजन पता चला? मैं बताऊं? अरे कुछ बोलो, यस नो, आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ सर। ठीक है, देखो प्राइवेट के अंदर समझो अगर हमने डिक्लेयर किया होता तो आप लोगों को एक प्रोग्राम याद है जब हम लोग स्टार्टिंग वाला प्रोग्राम कर रहे थे जिसके अंदर हमने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया था प्राइवेट में, वो हेलो वाला, वो हेलो करके देखो एक फंक्शन क्रिएट किया था प्राइवेट के अंदर, याद है? तो जब हम लोग डॉट ऑपरेटर से फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो एक एरर आया था, याद है क्या? द फंक्शन इज नॉट एक्सेसिबल, हाँ सर। याद आ रहा है? तो वही, तो वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी होगा जब हम लोग प्राइवेट में डिक्लेयर करेंगे। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, तो जो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो कॉल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है। समझ गए? पब्लिक में डिक्लेयर करेंगे तभी कॉल हो पाएगा ना, समझे? मेरे को लिखा है ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली, इट विल बी इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने के लिए पब्लिक में होगा तभी तो हो पाएगा, प्राइवेट में होगा तो कैसे होगा? समझे? हाँ सर समझा। क्लियर है? हम लोग इसको सब, ये सब कुछ, ये सारे पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, टेंशन मत, ठीक है? बस खाली याद रखो कि ये सारे पॉइंट्स है ताकि जब हम लोग एग्जीक्यूट करें तो हम लोग चेक कर पाए कि सब बराबर से चल रहा है कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट रीड करो, दे कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड थ्रू अ, They cannot be initialized through a derived class. Can call basis बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। base class constructor. हाँ अभी ये So कैसा if है ना, रुक जाओ रुक जाओ, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा क्लियर तब होगा जब हम लोग इनहेरिटेंस वाला पार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर इनहेरिटेंस, आगे चल के इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है, ये कौन सा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद शायद है। इनहेरिटेंस किधर गया किधर गया, ये रहा, देखो ये, ठीक है? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो जब ये वाला पार्ट करेंगे ना तब समझेंगे, ओके? फिलहाल के लिए याद रखो कि बेस क्लास इनहेरिटेंस क्लास नहीं हो सकता, ऐसा डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है? किधर गया, हम लोग ज्यादा ऑपरेटर, हाँ नेक्स्ट। like other C++ functions, they can have default arguments. आर्ग्यूमेंट्स, तो जैसे नॉर्मल सी प्लस प्लस फंक्शन के साथ डील करते हैं वैसे इसके साथ भी डील कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करने तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते, बस खाली क्या याद रखना है कि रिटर्न टाइप नहीं होगा, बस इतना याद रखना, नॉर्मल सी प्लस प्लस फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है, ओके? नेक्स्ट, Seventh, we cannot refer to their address. ठीक है? तो And उसके एड्रेस को रिफर नहीं कर सकते, एड्रेस यानी उसका हम लोग एड्रेस नहीं देख सकते कि एड्रेस क्या है, कहाँ पर है, ठीक है? नेक्स्ट, we cannot फिर eighth, an object with a constructor cannot be used as a member of यूनियन, अभी ये पता नहीं इतना ज्यादा स्टेटमेंट की इतना कुछ लॉजिक नहीं है, यूनियन तो आप लोगों का टॉपिक ही नहीं है, तो खाली बस ऐसे फीचर्स आपको याद रखना है कि ये पॉइंट है। वैसे आपको ये बता दूं तो ये आप लोगों को मैक्सिमम 3 मार्क के लिए आएगा, फिर 4 मार्क के लिए आएगा। अगर 3 मार्क के लिए आया तो इसमें से 8 पॉइंट लिखना है, सॉरी 6 पॉइंट लिखना है, हाफ पॉइंट ईच, और अगर 4 मार्क के लिए आया तो इसमें से 8 पॉइंट लिखना है, तो ये 10 पॉइंट याद करके चले जाना, ठीक है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये आ ही जाता है, ठीक है? अगर 3 मार्क के लिए आया तो कितना लिखोगे, 6 पॉइंट, और अगर 4 मार्क के लिए आया तो कितना पॉइंट लिखोगे, 8 पॉइंट, और अगर डेफिनेशन के साथ आया तो 1 मार्क आप लोगों का डेफिनेशन हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग उतना पॉइंट्स लिख देना, समझ गए? Yes sir. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रीड करो, They म्यूट हो गया। they make implicit calls to the operator new and delete when memory allocation is required. रिक्वायर्ड इम्प्लिसिट कॉल, इम्प्लिसिट कॉल का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली न्यू और डिलीट को कॉल कर रहा है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप आप लोगों को याद होगा न्यू और डिलीट वाला, याद है फंडा? डायनेमिक एरे क्रिएट करने के लिए यूज किया था इसको, न्यू कीवर्ड इन स्टार इज इक्वल टू न्यू इन 10, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? याद आ रहा है क्या? हमने साइज रीड किया था, फिर हमने इंट स्टार ए पॉइंटर एरे क्रिएट किया था इक्वल्स टू न्यू इन 10, है ना? 10 हमने पास किया था साइज में, तो डायनेमिक एरे क्रिएट हुआ था, याद है? हाँ सर।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, When a constructor is declared for a class, initialization of class objects became mandatory since constructor is invoked automatically when the objects are created. वेरी गुड। तुम किधर बाहर हो क्या? Sir, तुम्हारा आवाज आ रहा है इतना गाड़ी का। sir means कॉलेज के घर कॉलेज के मेन बाहर तो रोड नहीं के खड़े हो? साइड है। अच्छा घर मेन रोड के साइड है तो मुझे ओके, मेन ट्रैफिक रोड बहुत ज्यादा रहता है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को लगा कॉलेज के बाहर खड़े हो तो कॉलेज में आ जाते फिर। ठीक है फाइन। सो याद देखो, लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि जो ये इसका इनिशियलाइजेशन ही जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तब होता है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तभी कंस्ट्रक्टर है जो कॉल होता है, इनिशियलाइज होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कंपलसरी है, सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ही नहीं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही नहीं। कॉमन सेंस, समझ गए? ओके, तो लास्ट पॉइंट कॉमन सेंस वाला बेस था। अब हम लोग पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखते हैं, ठीक है। Generally, a constructor initializes the class object to predetermined values, but in practice, it may be necessary to initialize a data element of an object to different values. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि इनिशियलाइज कुछ m00 या कुछ ऐसा वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं बाय डिफॉल्ट जनरली, ठीक है। मगर रियल लाइफ सिचुएशन देखो तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि 00 ही इनिशियलाइज करे, कुछ और भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग पैरामीटराइज यूज करते हैं, जहां पर हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम इन्होंने किया है यहाँ, ठीक है। ठीक है, क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके फिबोनाची सीरीज वाला इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर किया है, ठीक है। C++ permits to achieve this objective by passing the argument to the constructor function when the object is created। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर क्लास का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते वक्त हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, फिब मेरा क्लास का नाम है, एफ मेरा ऑब्जेक्ट है इक्वल्स टू फिब और 0,1, तो ये पास कर दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। या फिर वेरिएबल भी रीड करके मैं वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, ओके ओके। Okay, sir. the constructor that can take argument are called parameterized constructor। नाम से समझ में आ रहा है कि पैरामीटराइज यानी उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है देखो, ठीक है। फिब मेरा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने दो वैल्यू पास की है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और अकॉर्डिंगली f0 को हमने x असाइन किया है जो मेरा इंटीजर वैल्यू है प्राइवेट में, और f1 को मैंने y असाइन किया जो मेरा प्राइवेट वैल्यू है f1, ठीक है। x और y जो पास हुआ था। When a constructor has been parameterized, the object declared object declaration statement such as fib fb will not initialize a data member। तो अगर खाली बस हमने fib f लिखा तो उससे काम नहीं करेगा, हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दो तरीके से इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं या फिर इम्प्लिसिटली कॉल कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली यानी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ये कॉल कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना करके कॉल किया। इम्प्लिसिटली यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू दे दो, तो इक्वल टू ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती अलग से। समझे डिफरेंस? समझ रहा है? तो हम ये दोनों एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। ऑल्सो यूजिंग पास डिफॉल्ट वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट वैल्यू भी चाहिए तो हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला याद है ना फंक्शन, वैसे सेम फंडा यहाँ पर भी यूज होता है। तो अगर हमने समझो y का वैल्यू डिफॉल्ट 1 सेट कर दिया तो चाहिए तो खाली 0 पास करेंगे, 0 पास करेंगे तो एक ही वैल्यू पास होगा, x का वैल्यू 0 असाइन हो जाएगा, y का वैल्यू 1 असाइन हो जाएगा, f0 में 0 चला जाएगा, f1 में 1 चला जाएगा, ठीक है। हो पा रहा है रिलेट? हाँ समझ सर। पा रहे हो? ठीक है। फिर फाइनली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का अपोजिट है, बस खाली इतना ये सिंटैक्स याद रखना है। कंस्ट्रक्टर से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करता है। सेम न्यू और डिलीट वाला फंडा है। न्यू से जो भी हम लोग डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं उसको डिलीट करने का काम डिलीट करता है, ठीक है। वही वाला फंडा यूज हो रहा है। तो हम लोग एक एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर जो डिस्ट्रक्टर टॉपिक है उसका थियरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर टॉपिक का चलो फटाफट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ऑल्ट एंटर, ऑल्ट F3, सेव, फाइल, न्यू, ठीक है। हम लोग इसके अंदर पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट
और अलग अलग तरीके से हम लोग वैल्यूज को कॉल करना, प्राइवेट में डिक्लेयर करना, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर या फिर कंस्ट्रक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर ही बना देते हैं। CONSTRUCTOR, ये स्पेलिंग है कि कुछ और है? कंस्ट्रक्टर दिया कंस्ट्रक्टर, हाँ यही स्पेलिंग है। हाँ क्या बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था? सर, आपने एस नहीं लिखा उसमें। CONS, हाँ ठीक, कंस्ट्रक्टर। ओके, तो हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग डेमो देखते हैं। एक प्राइवेट वाला, ठीक है, प्राइवेट के अंदर 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, जो भी लेने का है आपकी मर्जी, इंट x, y। ओके, 2 वेरिएबल्स हो गया। फिर पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के अंदर अभी एक 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 के ना नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आए, हम लोग देख पाए, मतलब कि नॉर्मल फंक्शन की तरह से कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किया तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हमें रिलेट करने में मजा आएगा। तो सेट डेटा, ओके, तो हम लोग यहाँ पर ही डेफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन ही होगा, इसीलिए x इक्वल्स टू 0, ठीक है, y इक्वल्स टू 1। एक काम करें, नंबर ही लेते हैं 1 2, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं सिंपल। नहीं, स्टेटमेंट हम लोग पुट वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसमें लिखेंगे void put data, या फिर डिस्प्ले, void display। cout x, cout x, cout space, cout y। ओके, इतना इतना समझा। इसके अंदर क्या किया हमने, इतना क्लियर है कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमने एक क्लास बनाया है जिसके अंदर 2 वेरिएबल लिया है, एक्स वाई, प्राइवेट में 2 फंक्शन बनाया है। एक है सेट डेटा, जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, और एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले, जिसको यूज करके हमने वैल्यू डिस्प्ले किया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नहीं, ठीक है, चलो void main, ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट CONSTRUCTOR, OBJ1, O1, चलो OBJ1, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब नॉर्मल तरीके से क्या होगा कि OBJ1 डॉट सेट डेटा को कॉल करना पड़ेगा, राइट, है ना, और डिस्प्ले करने के लिए OBJ1 डॉट डिस्प्ले, बराबर। नॉर्मल प्रोसेस ऐसा होता है कि नहीं? यस। है ना, यहाँ पर एक क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं, CLR SCR, और यहाँ पर यूज कर लेते हैं गेट CH, और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं इसके पहले, ताकि हम जो अपने को रिलेट कर पाए, समझ में आए कि किधर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैसेज ऐसा होगा कि सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर एंड फंक्शन, बराबर, सही है ना। हमने ऑब्जेक्ट यूज किया, डॉट ऑपरेटर यूज किया, और फंक्शन यूज किया, है ना, और वो यूज करके वैल्यू सेट किया, राइट। चलो अभी इतना पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं, क्लास
ये हमारा है टॉपिक कंस्ट्रक्टर CONS, पता नहीं पूरा स्पेलिंग आएगा क्या नहीं, CONSTRUCTOR। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर नहीं है। सेटिंग द वैल्यू, देखो वैल्यू सेट हुआ ना 1 2, डिस्प्ले भी हो गया ना, दिख रहा है हाँ सर। है ना? Yes. सेटिंग वैल्यू यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर एंड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं सेटिंग एंड डिस्प्लेइंग वैल्यू, क्योंकि दोनों चीज कर रहे हैं ना। ओके, सेटिंग एंड डिस्प्लेइंग डिफॉल्ट वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, ये फंक्शन के जगह पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, वो होगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, कंस्ट्रक्टर का जो क्लास नाम रहता है वही रहता है। तो यहाँ पर क्लास का नाम ही हमने कंस्ट्रक्टर रखा है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी कंस्ट्रक्टर ही रहेगा। समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हमने, और यहाँ पर अभी वैल्यू सेट करेंगे x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 6। ओके, ये वाली वैल्यू सेट की। यहाँ पर सिंटेक्स के ऊपर ध्यान दो, हमने कुछ लिखा नहीं है, ना ही void लिखा है, ना ही इंट लिखा है, हमने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर अगर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी सेट हो जाएगी ना 5 और 6, राइट है कि नहीं? Yes, sir. तो हम लोग डिस्प्ले भी कर देते हैं उसको तुरंत ही, सी आउट सेटिंग एंड डिस्प्लेइंग वैल्यू। देखो ऊपर तो वैल्यू सेट हो गया ना, जैसे कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर का, वैल्यू तो सेट हो ही गया है, खाली बस डिस्प्ले करना है। तो सेटिंग एंड डिस्प्लेइंग वैल्यूज, प्राइवेट वैल्यूज, प्राइवेट डेटा यूजिंग कंस्ट्रक्टर। राइट, ओके, क्लियर है स्टेटमेंट? तो अभी डिस्प्ले करने के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा ना, तो डिस्प्ले करने के लिए प्रोसेस सेम होता है, डिस्प्ले ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा, डिस्प्ले के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का यूज करना ही पड़ेगा। समझे? समझा? डिस्प्ले ऑटोमेटिकली Yes. कॉल नहीं होने वाला, डिस्प्ले को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला एग्जांपल ऑटोमेटिकली सेट होने वाला एग्जांपल है, नीचे वाला एग्जांपल हमने सेट डेटा जो नॉर्मल फंक्शन है उससे किया। ठीक है, चलो अब इसको सेव ओके सर, समझा। ओके, एग्जीक्यूट, ये देखो समझ रहा है? हाँ सर। है ना? Yes, sir. तो अगर आप नोटिस करो तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही तुम्हारा 5 और 6 वैल्यू असाइन हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर, और हमने खाली बस डिस्प्ले को यूज करके वो वैल्यू डिस्प्ले कर दी। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप एक फंक्शन डिक्लेयर करो, जैसे यहाँ पर डिक्लेयर किया है void set data, और वो फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके फिर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेट करो। तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सही वर्ड नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट डेटा ही आएगा जैसे ऊपर आया है, प्राइवेट डेटा। ठीक है, सेटिंग एंड डिस्प्लेइंग प्राइवेट डेटा यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? इतना समझा? अब समझो मुझे पैरामीटर पास करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? तो एक एक जैसे जैसे एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकता है, वैसे एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक जो ऊपर वाला ये वाला कंस्ट्रक्टर है ये आप लोगों का डिफॉल्ट है, क्योंकि इसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं है, और एक हम लोग कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसके अंदर पैरामीटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंट a कॉमा इंट b। ओके, ये हो गया मेरा पैरामीटराइज्ड, पैरामीटर PRAMETR। ठीक है, ये पैरामीटर के साथ हो गया। अब जब पैरामीटर के साथ है तो वैल्यू कैसे असाइन होगा? x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। समझा? समझा? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब जब हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, OBJ2,
तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 11,12। अब क्या होगा, कौन सा कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला कि पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट 2 के लिए? पैरामीटर वाला, ठीक है। तो अगर पैरामीटर वाला मुझे डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए क्या मैसेज आएगा, cout /n setting and displaying private data using parameterized METERIZED, SED की ZED है, ठीक है। पैरामीटराइज्ड चलो ZED रखते हैं, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 की ऑब्जेक्ट 2? ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 से पैरामीटर वाला कॉल हुआ है तो डिस्प्ले करने के लिए भी ऑब्जेक्ट 2 यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट 1 यूज किया तो बराबर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझ गए? क्लियर है? फाइल, सेव, एग्जीक्यूट। देखा है ना? पहला वाला हमारा डिफॉल्ट है, दूसरा वाला पैरामीटराइज्ड है, तीसरा नॉर्मल फंक्शन के साथ हमने किया। समझ रहा है? अगर गलती से किसी ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 यूज किया होता तो तुम्हें आउटपुट 5 और 6 से मिलता। ये देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज्ड को कॉल नहीं कर रहा है। समझे? ओके, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 3 3 इक्वल्स टू समथिंग, ऐसा लिखा था ना, क्या लिखा था यहाँ पर था ना, ये और वाला, हाँ ऐसे, ये दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर का नाम मतलब क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इक्वल्स टू f, ऐसे भी कर सकते हैं। पैरामीटराइज्ड इक्वल्स टू CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर, और ब्रैकेट के अंदर मतलब पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू पास करना है वो, दैट इज समझो वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं 100,101। ओके, एक तरीका ऐसा भी हो सकता है पैरामीटराइज्ड को कॉल करने का। समझे? यस सर। तो cout एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, /n setting and displaying private data using parameterized constructor another method। ठीक है, अनदर मेथड से किया ना हमने। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या कॉल डिस्प्ले करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखो आ गया अनदर मेथड वाला, है ना? चारों आउटपुट देख लो अच्छे से, बराबर है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि खाली 2 ही फंक्शन होगा, हम लोग सिंगल पैरामीटर वाला भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्रिएट करके बता देता आप लोगों को, कंस्ट्रक्टर CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर, और एक सिंगल पैरामीटर क्रिएट करते हैं। चलो, फ्लोट f, मगर फ्लोट तो डिक्लेयर होगा ही नहीं ना, हिंट वाला लिया है ना हमने प्राइवेट, तो फ्लोट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, उसमें क्या है, फ्लोट f। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने सारा डेफिनेशन क्लास के अंदर ही लिख दिया है, आउटसाइड डेफिनेशन नहीं यूज किया है। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन। ओके, z इक्वल्स टू f, और एक z नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं,
float z. ओके, क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो अभी इसको कॉल करने के लिए हम लोग वैल्यू रीड कर लेते हैं यूजर से, एक नया अप्रोच हो जाएगा, राइट? तो एक फ्लोट ए वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, उसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार हमने कॉल किया पैरामीटर वाला उसके ने डायरेक्टली वैल्यू पास किया ना, 11 12 100 101। समझो अगर वैल्यू रीड करके पास करना है तो भी ट्राई कर लेते हैं, है ना, फ्लोट के केस में, है ना। एंटर वैल्यू टू पास इन कंस्ट्रक्टर, ओके, सीन ए, ठीक है। अब ए को हम लोग पास कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट 4 कॉमा obj4, और यहाँ पर हम लोग क्या पास कर देंगे, ए। समझा? Yes, sir. ये सिंगल पैरामीटर वाला हो गया, ओके। इसके अंदर एक ही पैरामीटर था, इसके अंदर 2 पैरामीटर है, ठीक है। अब डिस्प्ले करने के लिए हम लोग फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे, cout /n setting and displaying private float data using single parameterized constructor, राइट, है ना। क्या आएगा यहाँ पर, obj डिस्प्ले करने के लिए 4, राइट, है ना। Yes, मगर डिस्प्ले सिंगल वाला तो किया ही नहीं है हमने, तो कैसे डिस्प्ले होगा बताओ। हमने जो डिस्प्ले लिखा है उसमें तो इंट वाला वैल्यू डिस्प्ले किया है ना, तो क्या एक और डेफिनेशन चाहिए होगा अपने को, या इसी में कुछ एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, समझा प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्ले को कॉल किया तो डिस्प्ले के अंदर हमने इंट वाला ही लिखा है ना, एक्स वाई, जेड वाला थोड़ी ना लिखा है, फ्लोट वाला। तो एक और डिस्प्ले बना दूं क्या दूसरा? Yes, sir. ठीक है, तो void put data चलो बना देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग खाली बस सिंगल स्टेटमेंट z वाला लिख देते हैं, z। क्लियर? तो यहाँ पर क्या कॉल होगा डिस्प्ले ऑब्जेक्ट 4 के साथ, पुट डेटा, राइट, क्योंकि सिंगल वाला इसी में, समझे? समझा? yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो इसको करते हैं सेव और एग्जीक्यूट। एक एरर है, क्या एरर है? पुट डेटा, Put data डेटा के is स्पेलिंग रॉन्ग। spelling. हाँ, देखा, सिंपल। वैसे एरर क्या था, किसी ने पढ़ा, ध्यान दिया क्या एरर के ऊपर? रुक जाओ, स्पेलिंग तो ठीक है मगर एरर क्या था वो तो समझ में आना चाहिए ना। He is not a member of Sir, constructor, ये है ना, मेंबर नहीं है क्योंकि वो स्पेलिंग गलत है इसलिए मेंबर नहीं है, सिंपल। चलो अभी पूछ रहा है ना वैल्यू, एंटर ए वैल्यू टू पास इन कंस्ट्रक्टर, राइट। तो 4.5 ये वैल्यू डाल दिया, अब देखो 4.5 वाला आंसर आया है Yes, sir. है ना। तो पहले Yes. डिफॉल्ट वाला आया, फिर हमने पैरामीटराइज जो एक सिंगल मेथड था वो वाला किया, फिर हमने इक्वल टू वाला मेथड यूज करके किया, उसके बाद हमने पैरामीटराइज, सिंगल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, वहां पर सेमीकोलन डाल दिया मैंने गलती से। सिंगल पैरामीटर पास करने वाला इधर पैरामीटर की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की, ओ माय गॉड, ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर हमने लास्ट में वो फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला यूज किया नॉर्मल। तो मेरे ख्याल से जितना हमने थियरी पढ़ा था कंस्ट्रक्टर को लेकर के, इसमें सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि कुछ मिस हो रहा है? हाँ, कैसे पास करते हैं पैरामीटर, सिंगल डबल वैल्यू, सब कुछ क्लियर हो गया कि कुछ पॉइंट मिस हो रहा है? सर एक एड्रेस का पॉइंट था ना, ये कौन सा एड्रेस वाला? डिस्प्ले नहीं. एड्रेस वो एक्सेस नहीं कर सकते हो, पॉइंट जरूरी नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि एड्रेस एक्सेस नहीं कर सकते बस। CUNSTR, ओके, PARAMETER, हाँ ठीक है।
बाकी क्लियर है? कैसे पास करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं रीड करके, कैसे डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, कैसे इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, सब क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी डिस्ट्रक्टर का खाली थियरी करके इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग डिस्ट्रक्टर भी ऐड कर देंगे, हमारा काम खत्म। तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का एक बोर्ड का प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, हम लोग वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, दूसरा एक प्रोग्राम है बोर्ड वाला, वो हम लोग करेंगे। इसका चलो थियरी फटाफट पढ़ लेते हैं। ये वाला रीड करो। डिस्ट्रक्टर हैज अ नेम सजेस्ट इट इम्प्लाइज, कोई रीड करो। A destructor, as the name implies, is used to destroy the objects that have been created by a constructor. कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर ने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रोग्राम के अंदर चार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, राइट? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, 3, 4, ये सब ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करते हैं तब मेमोरी यूज होता है। तो मेमोरी को फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर का काम आता है। जब जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो मेमोरी फ्री हो जाएंगे ना, है कि नहीं? रीड करो। The destructor is invoked implicitly by the compiler upon exit from the program to clean up storage that is no longer accessible. ठीक है, In continue। other words, a destructor function gets executed whenever an assistance of a class to which it belongs goes out of existence. ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इम्प्लिसिटली कॉल होता है जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है, एग्जिट होता है। और क्या करता है कॉल करके? सारे मेमोरी स्पेस को क्लीन अप कर देता है, फ्री कर देता है, क्योंकि अभी वो तो यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए यूज करने के लिए फ्री कर देता है। ठीक है, इट इज गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर इन ए प्रोग्राम सिंस इट रिलीजेस मेमोरी स्पेस फ्रॉम फॉर फ्यूचर यूज। तो डिस्ट्रक्टर को यूज करना बहुत अच्छी बात है, यूज करना चाहिए। सिंटेक्स क्या है? खाली ये जो टिल्ड साइन दिख रहा है, जो टिल्ड दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है, Yes, sir. ये टिल्ड है, टिल्ड ऐसा ऐसा दिखता है ये। ठीक है, आपके कीबोर्ड के ऊपर कहाँ पे रहता है पता है? ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, जो 1 की है ना 1, उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऊपर दिखाई देता है। तो शिफ्ट यूज करके इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये टिल्ड प्लस जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वही यूज करते हैं हम लोग। तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। इट इज प्रीडेटेड बाय द टिल्ड ऑपरेटर। ये टिल्ड ऑपरेटर के साथ प्रीसीड करते हैं। मैसेज अगर कुछ लिखना है तो मैसेज लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता, मगर हम लोग मैसेज के साथ करेंगे इसको। इट इज डिक्लेयर्ड विद नो रिटर्न टाइप। ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे हमारा पहले भी था। नो आर्ग्यूमेंट, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते। पब्लिक एक्सेस में होना चाहिए, सेम जैसा हमारा कंस्ट्रक्टर है कि पब्लिक में होना चाहिए, वैसे डिस्ट्रक्टर भी आप लोगों का पब्लिक में होना चाहिए। सिंपल। हमने पब्लिक वाला पार्ट नहीं देखा ना एग्जाम्पल में, कि अगर प्राइवेट में किया तो क्या हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। अगर हमने समझो कोई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट में बनाया होता, मान लो, ठीक है, प्राइवेट के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया होता, CONSTR कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कोई कैरेक्टर वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, कैरेक्टर CH। ओके, इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम लोग XYZ C इक्वल्स टू CH वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, और एक कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। समझा? समझा ना क्या किया हमने? Yes, sir. हमने इंटीजर का एग्जांपल देखा, फ्लोट का एग्जांपल देखा, ये कैरेक्टर का एग्जांपल। ठीक है, ये कैरेक्टर का एग्जांपल। ओके, अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट में डिक्लेयर किया है, राइट? अब देखते क्या होता है। ओके, कंट्रोल F9। एरर आ गया। क्या एरर है? पुट डेटा वाला एरर है यार। ये पुट डेटा सेव करने दो प्रोग्राम को, सेव। हाँ, अब देखते हैं पास वैल्यू। ठीक है, तो समझो अगर हमने वो 4.5 वाला वैल्यू पास कर दिया तो तुम्हें वो कैरेक्टर वाला आउटपुट दिख रहा है? हमने आउटपुट लिखा भी नहीं है वैसे भी कैरेक्टर वाला। एक काम करते हैं, जरा आउटपुट लिख देते हैं। और कॉल भी तो नहीं किया है उसको, है ना? है कि नहीं? एक ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना कॉल करने के लिए, राइट? OBJ5, और OBJ5 के अंदर हम लोग कैरेक्टर पास कर लेते हैं A। समझा?
समझा क्या? Yes, sir. यहाँ पर हमने ए पास किया है ओबीजे के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ओबीजे 5 के अंदर। तो ओबीजे 5 जब कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। उसको डिस्प्ले करने के लिए एक और हम लोग फंक्शन बना देते हैं, वॉइड पुट कैर। पुट कैर नाम का फंक्शन बना देते हैं जो कैरेक्टर वैल्यू जो हमने रीड किया उसको डिस्प्ले करेगा। समझा है ना? यहाँ पर जो सी के अंदर इस कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में सी एच जो हमने पास किया है वो सी में असाइन हो जाएगा, राइट है ना? सी में असाइन होने के बाद ये पुट कैर फंक्शन यूज करके हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर कॉल करने के लिए अपने को एक और सेटिंग करनी पड़ेगी, राइट? सी आउट ट्राइंग टू एक्सेस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, बराबर? हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं ना, Yes. है कि नहीं? तो यहाँ पर अपना आएगा ओबीजे 5 डॉट पुट कैर। ओके, चलो अब सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ओह माय गॉड, एरर आ गया। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्टर इज नॉट एक्सेसिबल। समझ गए? क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि Private. प्राइवेट में है, इसीलिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको अगर हमने पब्लिक में कर दिया, समझो अगर उसको हमने पब्लिक में कर दिया, कॉपी पेस्ट कर लेते, एडिट कट, और यहाँ पर इसके बाद कर देते हैं फ्लोट के बाद, एडिट पेस्ट। ओके, ऑल्ट एफ, सेव, यस। अब एग्जीक्यूट करते, ठीक है। 4.5 देखो आ गया आंसर, ट्राइंग टू एक्सेस वाला आ गया ना आंसर अभी, Yes, sir. है ना? क्यों? क्योंकि अभी उसको पब्लिक में कर दिया, इसलिए आ गया आंसर। समझ गए? क्लियर Yes, है? ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर का सारा चीज क्लियर। अब खाली रह गया डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर अगेन पब्लिक में होता है और वो जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है वैसे ही कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर के लिए टिल्ड, ठीक है, टिल्ड यूज करने का, टिल्ड के साथ डिस्ट्रक्टर के लिए जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वही होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर ही लिखेंगे हम लोग, CONSTRUC, और ये हमारा फंक्शन है। तो कुछ डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, तो एक लिख देते हैं कुछ स्टेटमेंट, सी आउट /n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, समझा? सेव, एग्जीक्यूट। 4.5 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नहीं दिख रहा, क्यों? क्यों नहीं दिख रहा है? जादू दिखाओ, जादू। ऑल W आउटपुट, ये देखो दिखा? दिखा क्या? Yes, sir. कैसे? आउटपुट में तो नहीं दिखा, आउटपुट विंडो में दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे? सर ये इधर ही शो होता है क्या? नहीं, उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, थियरी पढ़ो। ये देखो थियरी में पॉइंट पढ़ो, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। A destructor is invoked implicitly by the compiler upon exit from the program. समझा? नहीं समझा? फिर से रीड करो इसको अच्छी तरीके से। A destructor is invoked, invoked का मतलब होता है कॉल, ठीक है, called implicitly यानी ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, और कंपाइलर कब कॉल करेगा इसको? अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। मतलब कहने का मतलब बहुत ही सिंपल जब सा हम लोग है, प्रोग्राम बंद करेंगे तो आएगा। परफेक्ट।
जब मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, जब मैं नॉर्मली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर कुछ वैल्यूज डालता हूँ, तो ये जो आउटपुट दिख रहा है ना, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, समझे? यस सर। ठीक है, जब हम लोग एग्जिट करेंगे, यानी अब हम लोग प्रोग्राम से एग्जिट कर दिए, ठीक है, अब जब हम लोग आउटपुट चेक करेंगे विंडोज आउटपुट में जाकर के, तब हमें वो ऑब्जेक्ट आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, देखो 9.6 वाला दिख रहा है ना, और ये देखो 5 बार कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। क्यों? क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट बना था ना हमने। ओके सर, मतलब सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सबको डिस्ट्रॉय करता है वो, मगर देखो डिस्ट्रक्टर कितना बनाया हमने, सिर्फ एक ही बनाया ना, मगर डिस्ट्रॉय देखो सबको कर रहा है एक साथ, है ना? ये देखो डिस्ट्रक्टर तो सिर्फ एक ही बनाया ना हमने, यहाँ पर 5 बनाया क्या डिस्ट्रक्टर? नो सर। है ना? तो डिस्ट्रक्टर की एक खासियत है, और डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होता है प्रोग्राम में। ये ना आपका वाइवा में पूछ सकते हैं कि कितने डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्लास के प्रोग्राम में? एक। कंस्ट्रक्टर कितना बना सकते हैं क्लास के प्रोग्राम में? हाँ, एक क्लास प्रोग्राम में कितना हो सकता है? डिस्ट्रक्टर एक हो सकता है, और सर वो प्रोग्रामर के ऊपर तो कितने कंस्ट्रक्टर चाहिए? अरे प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, मगर डिस्ट्रक्टर सिर्फ सिंगल ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। ऑफ कोर्स वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, मगर अलाउ करता है सी प्लस प्लस, कहने का मतलब ये है। ओके, मगर डिस्ट्रक्टर कितना अलाउ करता है सी प्लस प्लस? सिर्फ एक, समझे? जो सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ। ओके समझा? सर। ओके, ठीक है, फाइन। तो इससे हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी टॉपिक हो गया। इसके रिलेटेड बोर्ड का प्रैक्टिकल एक है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए काफी है। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नहीं, ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, प्लस ये इसका मैं प्रोग्राम भी शेयर कर दूंगा आपके ड्राइव में। ओके, फाइन, यस सर, थैंक यू। चलो फिर, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।